Hello friends, welcome back to my channel Tangency. My name is Anup Misra. वीडियो शुरू करने से पहले ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको करनी है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़ पाएँ। ये वीडियोस स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो क्लास 11th और क्लास 12th में हैं, या फिर जो टीजीटी या पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली मैथ्स में। क्योंकि मैं एनसीईआरटी के सारे सिलेबस को कवर करने वाला हूँ सीक्वेंस में। इसके पहले 3 पार्ट में मैंने वीडियो बनाया था। चैप्टर 1 जो एनसीईआरटी क्लास 11th का है सेट, उसके ऊपर ये उसका कंटिन्यूएशन है। इस वीडियो में और आगे हम बात करेंगे। जो प्रीवियस 3 वीडियो में मैंने बेसिक डेफिनीशन है, डिटेल जो है सेट्स के बारे में वो बताया था। इस वीडियो में हम आगे उसके बात करेंगे। जो भी बच्चे टीजीटी या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और जो एकेडमिक्स में है क्लास 11 और 12th में, उनके लिए तो ये सिलेबस का पार्ट है ही, तो इससे वो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। सेट के बारे में आज हम जहाँ से शुरू करने वाले हैं वो है यूनिवर्सल सेट। देखिए, हिंदी में यूनिवर्सल सेट को हम कहते हैं सारो समुच्चय। एक स्कूल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे जो 11-12 का सिलेबस है तो बच्चे स्कूल से रिलेट कर पाएंगे। अगर एक स्कूल की बात करें तो एक बिल्डिंग है, ठीक है। इसमें अलग अलग क्लासेस हैं, जैसे 9, 10, 11 एंड 12। मैंने 4 क्लासेस का एग्जाम्पल ले लिया। एक क्लास 9 है, 10 है, 11, 12 है। अब मैं कह रहा हूँ कि जो सारे क्लासेस हैं वो एक एक सेट हैं। आप जानते हैं कि एक क्लास 9 में जितने भी बच्चे क्लास 9 के पढ़ते हैं वो उस क्लास में बैठते हैं। क्लास 10 के बच्चे एक साथ बैठते हैं, वैसे ही 11th और 12th का भी होता है। तो आप देखिए, एक एक जो क्लास है वो एक तरह का एक इंडिविजुअल सेट है, ठीक है। लेकिन वो सभी बच्चे कहाँ पर हैं? वो सभी बच्चे हैं स्कूल के अंदर। तो वो जो स्कूल है उसको हम कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। उसी स्कूल में क्लास 6 के भी बच्चे होंगे। कोई क्लास 6 का बच्चा है, वो क्लास 9, 10, 11, 12 के सेट में नहीं है, वो उन सेट से बाहर है, ठीक है। लेकिन वो स्कूल में ही पढ़ता है, तो वो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा एक है। आप इस कॉन्सेप्ट से यूनिवर्सल सेट समझ पा रहे होंगे। यूनिवर्सल सेट क्या है? जितने भी एलिमेंट उस पूरे प्रॉब्लम में, उस पूरे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, वो सारे उस यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाते हैं। जो भी बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो सब उस स्कूल का एक पार्ट हैं। अब वो स्कूल के अंदर अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग सेट में वो बटे हुए हो सकते हैं, या फिर 9, 10, 11, 12 ऐसे ही, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट आप समझ पा रहे होंगे कि यूनिवर्सल सेट इज द सेट दैट हैज़ ऑल एलिमेंट्स दैट आर बीइंग कंसिडर्ड इन द प्रॉब्लम। स्कूल के सभी बच्चे यूनिवर्सल सेट का हिस्सा हैं। अलग अलग क्लासेस की बात करेंगे, वो इंडिविजुअल एक सेट होते हैं, लेकिन अगर सभी बच्चों को एक साथ बात करें तो वो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा होते हैं या स्कूल के हिस्सा होता है। तो जो स्कूल है वो यूनिवर्सल सेट है, और जितने भी क्लासेस हैं जैसे 9, 10, 11, 12 वो सारे उसके सबसेट हैं, और उसमें उन क्लासेस के अपने अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं। जो यूनिवर्सल सेट है इसको हम अक्सर यू सिंबल से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से दर्शाया जाता है यूनिवर्सल सेट को। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ ऊपर एक एग्जांपल लिया था स्कूल का, तो जो स्कूल का बाउंड्री है ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर शेप में है, और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट का हिस्सा हैं। उसके अंदर अलग अलग सेट हो सकते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट का ही एक सबसेट होंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिख रहा है कि यहाँ पे यू जो है ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट का। इसके अंदर 2 क्लासेस हमने मान लिया, एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, ठीक है। ए और बी अलग अलग सेट्स हैं, लेकिन ये किसके अंदर आते हैं? ये यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं। यूनिवर्सल सेट में सभी एलिमेंट होंगे, जो क्लास ए में है वो भी, जो क्लास बी में है वो भी, और जो क्लास ए और बी दोनों में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है, जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए 2 और 6 ये। तो इस वेन डायग्राम को अगर हम सेट के फॉर्म में लिखें तो यू क्या है? यूनिवर्सल सेट, सारे एलिमेंट 1 से लेकर के 6 तक। 1 बी का एलिमेंट है, 2 और 6 किसी का एलिमेंट नहीं है वो भी, 3 एंड 4 सेट ए का हिस्सा है, और जो 5 है ये ए और बी दोनों का हिस्सा है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हो गया टोटल एलिमेंट्स। जो सेट ए है वो 3, 4, 5 यहाँ पर दर्शाया गया है जो रेड कलर से, और जो सेट बी है वो ब्लू कलर से
1 एंड 5। ये जो अंदर 3 4 5 है इसको हम एलिमेंट कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको बताया था, इसको हिंदी में अवयव भी कहा जाता है। एलिमेंट्स हम एक इंडिविजुअल बच्चे को मान सकते हैं, जैसे कोई क्लास 11 में पढ़ने वाला बच्चा है तो वो क्या है, क्लास 11 का एक एलिमेंट है। इसमें क्लास 11 क्या है, एक सेट है, और स्कूल क्या है, वो यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है वेन डायग्राम। इसको हिंदी में वेन आरेख भी कहा जाता है। देखिए वेन डायग्राम क्या करता है, ये दो या दो से अधिक सेट के बीच का रिलेशन बताता है। एक वेन डायग्राम को देख करके आप बहुत आसानी से दो सेट के बीच का रिलेशन पता कर सकते हैं। ये जो डायग्राम होते हैं वेन डायग्राम, ये रेक्टेंगल और सर्कल से बनाए जाते हैं। जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को दर्शाता है, और जो सर्कल्स हैं ये छोटे छोटे सेट्स को दर्शाते हैं। रेक्टेंगल मान लीजिए स्कूल हो गया, और जो सर्कल्स हैं वो क्लासेस हो गए। ठीक है, रेक्टेंगल्स हमेशा यूनिवर्सल सेट को दर्शाता है, और जो सर्कल हैं उनके सबसेट यानी कि छोटे छोटे क्लासेस को दर्शाता है। जो एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स हैं ये रिस्पेक्टिव सर्कल्स में लिखे जाते हैं। जैसे स्कूल को अगर हमने यूनिवर्सल सेट माना, क्लासेस को जैसे क्लास 11 को उसका क्या है, सबसेट है। ठीक है, एक अपना इंडिविजुअल सेट है लेकिन वो यूनिवर्सल सेट का ही हिस्सा है। ठीक है, लेकिन जो क्लास 11 में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो क्लास 11 के अंदर ही तो बैठेंगे, तो उस सर्कल के अंदर ही उन एलिमेंट्स को लिखा जाता है वेन डायग्राम के केस में। जैसे सामने दो एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, दो एग्जाम्पल ए और बी हमने लिया। अभी हम बात करते हैं फिगर ए जो है इसके बारे में। आप देख सकते हैं कि ये जो यू है ये यूनिवर्सल सेट को दर्शा रहा है। इसके अंदर एक क्लास है ए, एक सेट ए है ए। यहाँ से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जो सेट ए है वो सबसेट है किसका, ए इज सबसेट ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में सभी एलिमेंट्स आएंगे जो भी उस रेक्टेंगल के अंदर हैं। तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 9 तक जितने भी एलिमेंट हैं सब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आएंगे। और एक ए इंडिविजुअल सेट है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो हैं 2 4 6 एंड 8। उसी तरह से दूसरा फिगर बी है, इसमें आपको 3 सेट दिख रहा है। एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें सभी एलिमेंट्स आएंगे जो भी इस रेक्टेंगल के अंदर लिखे हुए हैं, वो 1 से लेकर के 10 तक के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। सेट ए की बात कर रहा है तो जो सेट ए है वो क्या है, जो बड़ा वाला सर्कल है ये इसके अंदर के सभी एलिमेंट सेट ए में आ जाएंगे, तो वो हो जाएगा 2 4 6 8 10। ये सभी एलिमेंट सेट ए के हिस्सा है। उसी तरीके से एक और छोटा सा सेट है सेट बी, इसके अंदर कौन से एलिमेंट हैं, 2 और 4, जो ब्लू वाला हिस्सा है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो सेट ए है वो है सबसेट ऑफ यू, सेट बी है वो है सबसेट ऑफ ए, एंड सेट बी सबसेट ऑफ यू भी है। तो इससे आप वेन डायग्राम को समझ सकते हैं। सिर्फ रेक्टेंगल और सर्कल का यूज़ करके ये बनाया गया है। जो एलिमेंट्स हैं वो रिस्पेक्टिव सर्कल के अंदर पाए जाते हैं, और जो सर्कल से बाहर हैं वो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। देखिए सेट्स के बीच में ऑपरेशंस होते हैं, क्रियाएं होती हैं जिन्हें हमें एक एक करके पढ़ना है। यहाँ पे 5 ऑपरेशंस मैंने लिखे हैं, इसी 5 के बारे में हमें पढ़ना है। पहला है यूनियन ऑफ सेट, फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तीसरा है डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, और कार्टेशियन। कार्टेशियन को एक और नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये 5वां, एक एक करके हम इसके बारे में डिटेल में आगे वीडियो में पढ़ेंगे। चलते हैं सबसे पहले जो पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट, इसको हिंदी में समुच्चय का संघ भी कहा जाता है। इंग्लिश में आप यूनियन का मतलब जानते हैं, यूनियन मतलब एक जगह इकट्ठा होना या अलग अलग जो भी एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ काउंट करना। ठीक है, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, एक इंडिविजुअल क्लास की बात करें तो बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में, तो उन सभी को यूनियन को हम क्या कहते हैं, क्लास 11। ठीक है, जैसे क्लास 11 में अगर 15 बच्चे हैं तो उन सभी बच्चों को क्या कहते हैं, क्लास 11। मतलब उन सभी बच्चों का जो संघ है, यूनियन है, उसको कहते हैं क्लास 11 के बच्चे। उसी तरीके से दूसरा सेट मान लेते हैं क्लास 12,
उनमें जितने भी बच्चे हैं उनको एक साथ हम एक यूनियन के रूप में बात करते हैं, उनको कहते हैं क्लास 12 के बच्चे हैं वो, ठीक है। तो यूनियन अब कह रहा है अलग अलग सेट का यूनियन। अभी तो हमने एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट थे उसके यूनियन की हमने बात किया। अब हम बात करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स के। अगर दो या दो से अधिक सेट हैं उनके बीच का यूनियन या उनके बीच का संघ। देखिए कोई भी दो सेट हम ले लेते हैं, मान लिया कि लेट ए एंड बी बी टू सेट, ए और बी दो सेट हैं। Union of set A and set B is the set which consists of all the element of set A and all the element of set B. सेट A और सेट B के सभी एलिमेंट को हम यूनियन कहते हैं। इसको भी एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए। क्लास 11 की बात करते हैं, एक सेट है, क्लास 11 की ही बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि क्लास 11 में हमने मान लिया कि एक सेट A है, इस सेट A में क्लास 11 में पढ़ने वाले सभी लड़के हैं, ठीक है। दूसरा एक सेट मान लिया कि क्लास 11 में पढ़ने वाले सभी लड़कियों के सेट को हमने B कह दिया। तो अगर हम कहें कि क्लास 11 यानी क्लास 11 क्या है, A यूनियन B, मतलब लड़के और लड़कियों के टोटल संघ, यूनियन को ही तो क्लास 11 कहेंगे। तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, टोटल जो बॉयज़ हैं और प्लस टोटल गर्ल्स हैं दोनों का यूनियन, उन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, उसी को हम यूनियन कहते हैं। तो जो भी एलिमेंट बॉय में है और जो भी एलिमेंट गर्ल्स में है दोनों को एक साथ लिखेंगे, उसी को यूनियन कहेंगे। कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। सिंबल के रूप में यूनियन को हम यू से डिनोट करते हैं, इस तरह का साइन होता है, यू नहीं होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, ए के भी सभी एलिमेंट और बी के भी सभी एलिमेंट, सभी को अगर एक साथ लिखा जाएगा तो उसको हम कहते हैं ए यूनियन बी। एक एग्जाम्पल से समझिए, हमने कहा कि एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 एंड 8। उसी तरह से दूसरा सेट है सेट बी जिसके एलिमेंट हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब अगर हम बात करेंगे ए यूनियन बी की, तो मतलब सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंट्स को इस सेट के अंदर हम लिख लेंगे ए यूनियन बी में। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे सेट ए में भी है सेट बी में भी है, तो उसको हम एक बार लिखते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2 में क्या कह रहा है कि एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं 2, 4, 6 एंड 8। उसी तरीके से सेट बी दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड 4, दो सेट है। अब कह रहा है ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी में ए और बी के सभी एलिमेंट्स को हम एक बार लिख लेते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 6, 8। देखिए 2 और 4 ए और बी दोनों में है। आप देख सकते हैं कि जो 2 और 4 है ये कॉमन है ए और बी में, दोनों में। तो इनको हम सिर्फ एक बार ही लिखते हैं, इसको हम दो बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। अब एक और पॉइंट याद करने हैं। पॉइंट क्या है कि अगर B सबसेट है A का, अगर B सबसेट है A का, तो A यूनियन B हमेशा A होता है, जो भी सुपर सेट है उसके बराबर। सबसेट और सुपर सेट प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था, उसको आप एक बार देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब कह रहा है कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि माना कि एक सेट A है जिसके एलिमेंट क्या क्या हैं, A, E, I, O, U, जितने भी वावेल्स हैं वो उसके एलिमेंट हैं। उसी तरीके से दूसरा सेट B है जिसके एलिमेंट्स हैं A, I, U। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो सेट B है वो क्या है, सेट A का सबसेट। सबसेट क्या होता है, एक लाइन में समझ लीजिए। सबसेट होता है कि अगर एक सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हों तो उसको हम सबसेट कहते हैं। जैसे इसमें सेट बी के सभी एलिमेंट ए, आई, यू सेट ए में मौजूद हैं, ए भी है, आई भी है और यू भी है। तो सेट बी क्या होगा, सेट ए का सबसेट होगा, और सबसेट का ये साइन होता है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं सबसेट को। कह रहा कि अगर ए और बी में सेट बी सेट ए का सबसेट है तो इन दोनों का यूनियन ए के बराबर होगा। इन दोनों का यूनियन निकाल लेते हैं। यूनियन क्या होगा, दोनों के सभी एलिमेंट्स ए, ई, आई, ओ, यू तो होगा ही,
ए आई यू इसमें है तो 2 बार नहीं लिखते हैं, 1 बार ही लिखते हैं। और ये देखिए आप ए के बराबर ही है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इन एग्जाम्पल्स की मदद से हम यूनियन ऑफ सेट का चय के संघ को अगर डेफिनेशन हम बात करें तो हम ये लिख सकते हैं कि यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी। ए और बी सेट्स का जो यूनियन है वो भी एक सेट है, उसको हमने नाम दिया सी, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन सेट बी। मतलब कि ए में हो या फिर बी में हो, दोनों को हम उस सेट सी में लिखेंगे, जो यूनियन सेट है उसमें हम लिखेंगे। जैसे यहाँ वेन डायग्राम एक बना हुआ है, यू आप जानते हैं रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। अगर ए यूनियन बी की बात करें तो ए यूनियन बी में इस ब्लू एरिया में जो भी एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं वो, जो रेड में आ रहे हैं वो, और ये जो येलो में आ रहे हैं ये भी, तीनों को ही उस सेट के अंदर रखा जाएगा। जो भी कलर्ड पोर्शन है ये सारे किसको दर्शा रहे हैं, ए यूनियन बी को, ए और बी के सभी एलिमेंट्स को। ठीक है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स जो है एलिमेंट ऑफ ए है या फिर एक्स जो है एलिमेंट ऑफ बी है। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये और है, या ए और बी दोनों में होने चाहिए, जो भी एलिमेंट है वो यूनियन में आ जाएंगे। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट के बारे में बात करते हैं। देखिए यूनियन ऑफ सेट आप समझ गए, ठीक है, जो भी कलर्ड पोर्शन है इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे ए यूनियन बी का हिस्सा होंगे, ए यूनियन बी के एलिमेंट होंगे। पहला प्रॉपर्टी जो है वो है कम्यूटेटिव लॉ, हिंदी में इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। जो यूनियन ऑफ सेट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, उसके नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए ये बराबर होते हैं। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन ए के बराबर होगा। जैसे हमने एक सेट ए ले लिया, इसके एलिमेंट हमने मान लिया 1 2 3 है, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा सेट बी ले लिया जिसके एलिमेंट हमने मान लिया 4 एंड 5 है। अब हमको अगर निकालना है ए यूनियन बी, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा ए और बी के सभी एलिमेंट्स को हमको लिखना है 1 2 3 4 5, ये तो हो गया ए यूनियन बी। और बी यूनियन ए क्या होगा, तो बी यूनियन बी ए भी होगा ए और बी के सभी एलिमेंट्स, ये क्या होगा 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है, बराबर है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। तो इसका मतलब कि यूनियन ऑफ सेट जो है, जो समुच्चय का संघ है, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। उसी तरीके से दूसरा नियम है एसोसिएटिव लॉ, जिसको हिंदी में कहते हैं साहचर्य नियम। जो यूनियन ऑफ सेट है वो साहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ का भी पालन करता है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ किसे कहते हैं कि दो सेट ए यूनियन बी का, दो सेट का संघ, अगर उसका संघ निकाला जाए तीसरे सेट से तो वो ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर होगा। देखिए ब्रैकेट का रोल आप इसमें ध्यान दीजिए कि पहले में ए यूनियन बी का जो संघ है सी के, वो किसके बराबर होगा, बी यूनियन सी का अगर यूनियन निकाले ए से, इसके बराबर होगा। एग्जाम्पल ऐसे ही ए बी और सी मान करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, ये इसका पालन करेगा। तीसरा जो प्रॉपर्टी है यूनियन ऑफ सेट का वो है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। मतलब कि कोई सेट ए है, अगर उसका हम संघ निकालें किसी भी एम्प्टी सेट से तो वो ए के बराबर होगा। आप जानते हैं ए, हमने एक एग्जांपल ले लिया, एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3, ठीक है। और दूसरा हमने एक सेट ले लिया बी, जो क्या है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट मतलब 5, इसको दोनों तरीके से दर्शाया जाता है। अब अगर हमें निकालना है ए यूनियन बी, बी क्या है, एक एम्प्टी सेट है, तो ये क्या होगा, तो ए और बी के सभी एलिमेंट्स, तो आप जानते हैं सभी एलिमेंट्स क्या होंगे 1 2 3, बी में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो इसलिए ए यूनियन एम्प्टी सेट बराबर होता है ए के। उसी तरीके से जो फोर्थ लॉ है वो भी इसी का पालन करता है कि ए यूनियन ए होता है ए के बराबर। इसी ए का ए के साथ यूनियन निकालना हो
ए यूनियन ए, इसका मतलब क्या हुआ, ए और ए में मौजूद सभी एलिमेंट्स, तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3, ये किसके बराबर है, ए के, ठीक है। और जो पांचवा है वो है, अगर यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकालते हैं सेट ए से, तो वो किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। समझ में आ गया। इसको एक और तरीके से प्रूव किया जा सकता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, पिछले वीडियो में, पिछले स्लाइड में आपने यहाँ पढ़ा था कि अगर एक सेट बी है वो सबसेट है ए का, ध्यान से देखिए, अगर सबसेट बी, एक सेट बी है जो सबसेट है ए का, तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, ठीक है। इसी जो इसी पॉइंट को अगर लेकर के हम देखें तो ये आखिरी तीन जो प्रॉपर्टीज हैं उसी से ये प्रूव हो जाएंगे। अब देखिए, हमने जब एम्प्टी सेट पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ सेट। किसी सेट ए का जो एम्प्टी सेट है एक सबसेट होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाई इज सबसेट ऑफ ए, तो फाई यूनियन ए क्या हो जाएगा, फाई यूनियन ए हो जाएगा किसके बराबर, ए। उसी तरीके से हमने ये भी पढ़ा था कि कोई भी सेट ए खुद का सबसेट होता है। मतलब कि अगर ए सेट की हम बात कर रहे हैं तो ए इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो वही वाला नियम लगा देंगे फिर से, तो ए यूनियन ए इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हो जाएगा सेट ए। उसी तरीके से थर्ड, हम जानते हैं इस केस में कि जो ए है सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है। अगर ए इज सबसेट ऑफ यू, तो ए यूनियन यू के बराबर हो जाएगा किसके, यू के, यूनिवर्सल सेट के। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको याद रखना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के समय इनका यूज़ आता है और वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये था यूनियन ऑफ सेट्स के प्रॉपर्टीज़। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये टॉपिक है समुच्चयों का प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन तो आप जान गए, सेट ए और बी के सभी एलिमेंट्स को एक जगह अगर सेट सी में रखें तो सेट सी क्या है, ए और बी का यूनियन है, संघ है। यहाँ पे है इंटरसेक्शन ऑफ सेट में समुच्चयों का प्रतिच्छेदन। इस वेन डायग्राम से आप समझिए, हमने एक वेन डायग्राम बनाया, इसमें यू क्या दर्शा रहा है, यूनिवर्सल सेट। एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, और इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं ए और बी में। कॉमन एलिमेंट्स का मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट्स जो सेट ए में भी मौजूद हैं और सेट बी में भी मौजूद हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसी जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इसी के सेट को कहते हैं। एग्जाम्पल से हम समझाते हैं कि अगर मैंने मान लिया कि एक सेट ए है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। दूसरा सेट हमने मान लिया सेट बी जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6, दो सेट है। अब अगर हम पिछले टॉपिक में हमने बात किया था संघ का, ए यूनियन बी की बात करें तो वो क्या होगा, 1 2 3 4 दोनों में कॉमन है तो एक एक बार लिखते हैं, 3 4 और 5 6 ए और बी के सभी एलिमेंट। इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेदन की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी होता है इन दोनों में जो भी कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि 3 और 4 दो एलिमेंट कॉमन है, तो सिर्फ 3 और 4 के जो सेट है इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ए और बी में उसको हम लिखते हैं। अब ये डेफिनेशन के टर्म में बात करें तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, दो सेट ए और बी का इंटरसेक्शन इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ सेट ए एंड बी, ठीक है। इंटरसेक्शन वो सेट है जो ए और बी दोनों में कॉमन है, जो भी एलिमेंट कॉमन है उनके सेट को हम एक जगह लिखते हैं और उसे इंटरसेक्शन कहते हैं, और इसको हम जनरली इस साइन से डिनोट करते हैं। अगर सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स, एक्स क्या है, एलिमेंट ऑफ ए एंड एलिमेंट ऑफ बी, यूनियन में और था, ये याद रखिएगा, ए और बी दोनों में से ए और या बी दोनों में मौजूद होने चाहिए। इंटरसेक्शन में ए एंड बी है, एक्स या तो ए का एक्स
ए का भी एलिमेंट हो और एक्स बी का भी एलिमेंट हो, उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? एक एग्जांपल यहाँ पे सामने दिया हुआ है, एक सेट ए हमने ले लिया 2 4 6 8 इसके एलिमेंट्स हैं, दूसरा सेट बी लिया 1 2 3 4 5, इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है? एक 2 दिख रहा है, एक 4 दिख रहा है, जो दोनों सेट ए और सेट बी में मौजूद हैं। तो इसका जो सेट है इसको हम ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें भी एक नोट है, एक पॉइंट याद करना है। ये क्या है कि अगर कोई सेट बी सबसेट ऑफ ए है तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। और यूनियन के केस में क्या था कि इफ बी इज सबसेट ऑफ ए तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। दोनों में डिफरेंस साथ ही साथ समझते हुए चलिए। ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? ए के, और ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है? बी के। ठीक है, यहाँ पे ए सुपर सेट है और बी सबसेट है। एग्जाम्पल से फिर समझ लेते हैं। एक सेट हमने ए लिया जिसके एलिमेंट्स हमने मान लिया 1 2 3 4 5। दूसरा सेट हमने बी लिया जिसका एलिमेंट हमने ले लिया 2 4। अब आप देख सकते हैं सेट बी क्या है? सेट ए का सबसेट है। सबसेट मतलब क्या हुआ? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सबसेट का मतलब हुआ कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट ए में मौजूद हों, सभी एलिमेंट्स। तो 2 और 4 दो एलिमेंट हैं, दोनों सेट ए में मौजूद हैं, तो सेट बी सबसेट ऑफ ए हो गया। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 और 4। तो 2 और 4 कॉमन एलिमेंट्स हैं, मतलब कि बी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो गया 2 एंड 4। और आप जानते हैं 2 और 4 क्या है? बी के बराबर है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 और 4 बी के बराबर है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि बी इंटरसेक्शन ए, सॉरी, बी इज सबसेट ऑफ ए, देन ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर होता है। यूनियन के केस में ए के बराबर होता है। एक एग्जाम्पल से इसी को प्रूव किया है। मान लिया एक सेट ए है, 1 से 10 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनको सेट ए में रखा हुआ है। उसी तरीके से सेट बी है, 1 3 5 7 9 इसके एलिमेंट्स हैं। ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं कौन से हैं? 1 3 5 7 9, ये कॉमन एलिमेंट्स हैं, इसको लिख लिया। और आप जानते हैं कि बी सबसेट ऑफ ए है, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है? बी के बराबर है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया इससे। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? अब चलते हैं, एक और पॉइंट है जिसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। देखिए, ए और बी दो सेट हैं, ठीक है, यू यूनिवर्सल सेट है। हमने कहा कि इंटरसेक्शन क्या होगा? जब दोनों के बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट्स मिलें तब। अब अगर क्या हो जब दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट्स नहीं हो? उसका वेन डायग्राम बना हुआ है यहाँ, आप देख सकते हैं दोनों एक अलग अलग सेट्स हैं, इसके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ये एक एम्प्टी सेट होगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। तो जो ये एम्प्टी सेट अगर है ए इंटरसेक्शन बी, तो जो दोनों सेट ए और बी हैं इसको हम डिसजॉइंट सेट या असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इसको डेफिनेशन के तौर पे अगर पढ़ें तो इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, देन सेट ए एंड सेट बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समुच्चय। ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। एग्जाम्पल आप स्कूल का ही ले सकते हैं, सबसे आसान एग्जाम्पल वही है। स्कूल के एग्जाम्पल में क्या है कि एक क्लास 11 में बच्चे हैं, दूसरा क्लास 12 में बच्चे हैं। ये क्लास 11 के बच्चे हैं, दूसरा क्लास 12 के बच्चे हैं। तो क्या दोनों कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो क्लास 11 और क्लास 12 दोनों में पढ़ते हैं एक साथ? ऐसे कोई भी बच्चे नहीं हैं। तो क्लास 11 और क्लास 12 क्या है? एक दूसरे से डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनके बीच में कोई भी कॉमन बच्चा नहीं है। ठीक है, ये हो गया डिसजॉइंट सेट। चलते हैं, जैसे यूनियन
की प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था, वैसे ही इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, कम्यूटेटिव लॉ पहला है। कम्यूटेटिव लॉ में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बराबर होंगे। क्रम विनिमय नियम में ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट है, प्रतिच्छेदन ऑफ समुच्चय है, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, उसके नियम का पालन करता है। एग्जाम्पल आप फिर से समझ सकते हैं। ए इज इक्वल टू हो गया 1 2 3, बी सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4। मैंने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2 एंड 3। उसी तरीके से बी इंटरसेक्शन ए, बी और ए के बीच में कॉमन कौन से हैं, तो वो है 2 एंड 3। ये दोनों बराबर हैं या नहीं है? ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब कि कम्यूटेटिव या क्रम विनिमय नियम का ये पालन करता है। क्रम विनिमय नियम। अब दूसरा है एसोसिएटिव लॉ या फिर साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हैं, यानी कि जो समुच्चय का प्रतिच्छेदन है, वो एसोसिएटिव लॉ का भी पालन करता है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एक साथ है इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कोई भी एग्जाम्पल लेकर के 3 सेट ले लीजिए ए बी एंड सी, और उसको आप इसको प्रूव कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिव नियम में क्या होता है कि अगर 3 सेट हैं ए बी एंड सी, तो बी और सी का जो इंटरसेक्शन है, उसका अगर ए से इंटरसेक्शन निकाला जाए, वो किसके बराबर होगा? ए और बी का जो इंटरसेक्शन है, उसका इंटरसेक्शन अगर सी से निकाला जाए तो। ठीक है, तीसरा जो प्रॉपर्टी है, अब इसको भी मैं, तीसरा और चौथा जो प्रॉपर्टी है, इन दोनों को भी मैं सबसेट वाले से प्रूव कर सकता हूँ। सबसेट में मैंने क्या बताया था अभी, एक रूल, इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, अगर सेट बी ए का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके होगा? बी के। मतलब कि जो सबसेट है उसी के बराबर होगा। ठीक है, इतना तो याद है। अब पहला क्या है? फाई इंटरसेक्शन ऑफ ए। अब आप जानते हैं कि एम्प्टी सेट जो है वो एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता ही है। तो ये किसके बराबर होगा? सबसेट के बराबर, मतलब कि फाई के बराबर। उसी तरीके से यू इंटरसेक्शन ऑफ ए, यहाँ पे ए सबसेट है तो ये किसके बराबर होगा? ए के। और ए इंटरसेक्शन ए, ये भी किसके बराबर होगा? ए के। ठीक है, उसी सबसेट वाले जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ये प्रूव किया जा सकता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इनका यूज़ आता है, वन लाइनर्स, इसको ध्यान से याद रखना है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हिंदी में कहते हैं वितरण नियम। वितरण नियम। वितरण नियम क्या है कि देखिए, पहले तो ये इंटरसेक्शन और जो सेट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, वितरण नियम का पालन करता है। ये कह रहा है कि ए का, अगर सेट ए का बी यूनियन सी के साथ इंटरसेक्शन किया जाए, ध्यान से सुनिए बात, सेट ए का बी यूनियन सी के इंटरसेक्शन किया जाए तो ये किसके बराबर होगा? ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी के यूनियन के बराबर होगा। एग्जाम्पल से मैं प्रूफ कर देता हूँ। 3 सेट हम ले लेते हैं। एक सेट ए लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। दूसरा सेट बी ले लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5। ठीक है, और तीसरा सेट सी है जिसका हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 5 6। ठीक है, अब सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। हमें निकालना क्या है? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी। तो देखिए, डायरेक्ट लिखता हूँ, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी क्या होगा?
बी यूनियन सी को लिख लेते हैं, होगा 1 3 4 5 6, ठीक है, इसके बराबर होगा। और ए के साथ इंटरसेक्शन में कौन से कॉमन है, ए और बी यूनियन सी के, तो 1 3 4 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो जाएगा 1 3 4, ये 3 एलिमेंट होंगे। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे सबसे पहले हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा 3 और 4 के होगा। ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, ये किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा 1 के। अब कह रहा है कि इन दोनों का, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन, तो अगर इन दोनों का यूनियन निकालें तो यूनियन क्या होता है, दोनों के सभी एलिमेंट्स, तो वो हो जाएगा 1 3 4, ये आ गया राइट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो इसका मतलब कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट, समुच्चय का प्रतिच्छेदन जो है वो वितरण नियम या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव नियम को पालन करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो याद रखनी है। प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने को कहीं नहीं पूछा जाता है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज़ होता है जब हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, पहले सेट अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद से रिलेशन एंड फंक्शन बताऊँगा, और उसके बाद पूरे जो सेट रिलेशन एंड फंक्शन है इसके सारे क्वेश्चंस को एक साथ करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी ये पिछले ही जो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव वितरण नियम था उसका ये ग्राफ बना हुआ है, वेन डायग्राम बने हुए हैं, इससे आप समझ सकते हैं। देखिए पहले वाले फिगर बी यूनियन सी को दर्शा रहा है। आप जानते हैं बी यूनियन सी मतलब क्या हुआ, बी और सी के सभी एलिमेंट, तो वो ये जो कलर्ड पोर्शन है रेड कलर से, ये बी यूनियन सी को दर्शा रहा है। अब कह रहा है कि बी यूनियन सी को ए से इंटरसेक्शन करना है, तो ए से इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मतलब क्या हुआ, बी यूनियन सी और ए के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है, तो वो कौन सा एरिया है, ये एरिया है कॉमन एलिमेंट, ये हो गया। ठीक है, उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के बीच में जो कॉमन है वो ये वाला एरिया है जो कलर्ड है। दूसरा कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी, वो क्या है, ये वाला एरिया है जो कलर्ड एरिया है। अब इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन मतलब ये प्लस ये, तो ये यहाँ पे कलर्ड है, तो वेन डायग्राम से भी इसको प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले ऑपरेशन पे जो कि है डिफरेंस ऑफ सेट या फिर समुच्चय का अंतर। देखिए इसको भी अब अभी तक मैंने पढ़ा है यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट, दोनों में मैंने बताया कि वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी कि ए यूनियन बी बराबर होता है किसके, बी यूनियन ए के, और ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, बी इंटरसेक्शन ए के। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन डिफरेंस ऑफ सेट में, समुच्चय के अंतर में a माइनस बी ये b माइनस ए के बराबर नहीं होता है, ये बात ध्यान देना है, b माइनस ए के बराबर नहीं होता है, यानी कि समुच्चय का अंतर या डिफरेंस ऑफ सेट क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। अब मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट पहले हम बात करते हैं। यू एज यूजुअल आप जानते हैं यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर दो सेट हैं ए और बी। अब अगर हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है, अगर बात कर रहे हैं ए माइनस बी की, अगर हमें निकालना है डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी, इसका मतलब ये होता है, अब दो तरह से समझ सकते हैं। पहला, ध्यान से सुनिए, पहला हुआ कि ए के सभी एलिमेंट में से बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम माइनस कर दें। माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं, माइनस मतलब हटा दें। सेट ए में से सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम हटा दें। एक इस तरीके से लिख सकते हैं, या दूसरा ऐसे लिख सकते हैं कि सेट ए में से सेट ए और बी के जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको हम हटा दें। ठीक है,
यहाँ पे लिखा है, देखिए डेफिनेशन, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, ए और बी समुच्चय का अंतर सीक्वेंस में ही होना चाहिए। मैंने अभी बताया कि a माइनस बी और b माइनस ए दोनों बराबर नहीं है, तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। डिफरेंस ऑफ सेट a एंड सेट b इज द एलिमेंट ऑफ सेट विच बिलोंग्स टू a बट नॉट b। ठीक है, यानी कि जो a का एलिमेंट का पार्ट हो, सेट a का एलिमेंट हो लेकिन सेट b का एलिमेंट नहीं हो, इसको हम सिंबल से a माइनस बी लिखते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इसको दो तरह से समझ सकते हैं। पहला, a माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट a माइनस बी का मतलब हुआ कि सेट a का तो पार्ट हो लेकिन सेट b का पार्ट ना हो, उन एलिमेंट्स को हम कहेंगे a माइनस बी। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि सेट a में से सेट b के सभी एलिमेंट्स को हम हटा देते हैं, डिफरेंस निकाल देते हैं, उसको हम कहते हैं a माइनस बी। a माइनस बी भी एक तरह का सेट है, ये एलिमेंट्स का एक सेट है। एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया, सेट a है 1 2 3 4 5 6, सेट a के एलिमेंट्स 6 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। उसी तरीके से दूसरा सेट b है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 एंड 8। अगर हम बात करें a माइनस बी की, तो a माइनस बी मतलब क्या हुआ, सेट a में से सेट b के सभी एलिमेंट्स निकाल दें। सेट a में से सेट b के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 4 6 8, तो सेट b के एलिमेंट्स निकाल दें, मतलब 2 4 और 6, ये तीनों निकाल दें। 8 तो है नहीं, तो क्या आया 1 3 और 5। a माइनस बी क्या हो गया, 1 3 एंड 5 का सेट। ठीक है, अब b माइनस ए की अगर बात कर रहे हैं, तो b माइनस ए का मतलब क्या हुआ, सेट b में से सेट a के एलिमेंट हटा दें। तो b में क्या है 2 4 6 8, इसमें से सेट a के एलिमेंट्स हटा दें। सेट a क्या है 2 4 6 कॉमन है, 2 4 6 कॉमन हटा देते हैं 8, तो ये हो जाएगा 8। तो जब भी a माइनस बी या b माइनस ए निकालिए, तो जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको हटाने के बाद जो भी बचता है वही डिफरेंस होगा। यहाँ पे दूसरा फिगर बना है b माइनस ए का, आप देख सकते हैं दोनों में अंतर है। a माइनस बी ए के जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उसको बताता है, और b माइनस ए इस पोर्शन में जो एलिमेंट्स हैं उसको दर्शाता है। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों के बीच में, ये किसी में नहीं आएंगे, a माइनस बी में भी नहीं आएंगे और b माइनस ए में भी नहीं आएंगे। डेफिनेशन की बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, a माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू सेट a माइनस बी इज इक्वल टू x सच दैट x जो है एलिमेंट ऑफ a है लेकिन x एलिमेंट ऑफ b नहीं है। ये बात को ध्यान देना है। a का तो एलिमेंट है, जैसे a हमने ले लिया 1 2 3 4 और b ले लिया 3 4 5 6। अगर हम कह रहे हैं a माइनस बी क्या होगा, a में से कॉमन एलिमेंट्स हटा दें। 1 2 3 4 में कॉमन एलिमेंट्स क्या है 3 4 है, इसको हटा देते हैं तो क्या बचा 1 और 2। और b माइनस ए क्या है, b में से कॉमन एलिमेंट्स हटा दें तो वो क्या है 5 और 6। इसी को ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है कि x जो है a का एलिमेंट है लेकिन b का एलिमेंट नहीं है। ये x जो है a का एलिमेंट है 1 to a में मौजूद है लेकिन b में मौजूद नहीं है। उसी तरीके से b माइनस ए में x जो है b का तो एलिमेंट है लेकिन a का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया डिफरेंस ऑफ सेट। अब बात करते हैं एक रिमार्क। देखिए रिमार्क में क्या कह रहा है कि a माइनस बी मतलब डिफरेंस ऑफ सेट a माइनस बी, b माइनस ए एंड a इंटरसेक्शन b मतलब a और b का प्रतिच्छेदन, ये तीनों डिसजॉइंट सेट हैं। मतलब कि ये इन तीनों के बीच में डिसजॉइंट सेट मैंने बताया था कि कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। बेस्ट है एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने ले लिया एक सेट A, इसके हमने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3। दूसरा सेट हमने ले लिया B, इसके एलिमेंट्स को ले लिया
3 4 5। सबसे पहले हम निकालते हैं a माइनस बी, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो 1 और 2 ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। बी माइनस ए क्या होगा, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो 4 एंड 5 हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट, वो क्या है 3। आप ये देख सकते हैं कि ये तीनों जो है ये डिसजॉइंट सेट है, यानी कि इस तीनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर इसका वेन डायग्राम बनाना होगा तो ये हो जाएगा a माइनस बी, फिर एक b माइनस ए इसके बिल्कुल अलग होगा b माइनस ए, और एक और हम बना देते हैं वो भी अलग होगा, वो होगा a इंटरसेक्शन b। इन तीनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं पाए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इतना अभी तक समझ में आ गया। अब चलते हैं जो चौथा है ऑपरेशन, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट या फिर समुच्चय का पूरक। आप जानते हैं ये जो U है ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। हमने मान लिया कि एक सेट है A जो इसका सबसेट है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा इस A के अलावा U में जितने भी एलिमेंट्स बच रहे हैं उसके सेट को हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहेंगे। एक एग्जांपल से इसको भी समझते हैं। हमने मान लिया कि एक सेट U है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। दूसरा एक सेट A है, ठीक है। इस सेट A में मान लीजिए 3 और 5 दो एलिमेंट है, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट होगा U माइनस A के बराबर, यानी कि U में से A को हम माइनस कर देंगे। U में से A को कॉमन एलिमेंट्स क्या है 3 4, तो बचा क्या 1 2 एंड 5। इस सेट को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यानी कि समुच्चय का पूरक। अगर स्कूल के एग्जाम्पल से समझना है तो मान लीजिए एक टोटल पूरा स्कूल है, एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें एक क्लास 11 है, ठीक है। क्लास 11 के बच्चे हैं, उसमें कुछ बच्चे हैं क्लास 11 में। अब क्लास 11 का कॉम्प्लीमेंट यानी कि क्लास 11 का पूरक सेट क्या होगा, क्लास 11 के बच्चों को छोड़ करके बाकी जितने भी स्कूल के बच्चे हैं वो सारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लास 11 कहे जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए और उसके ऊपर एक डैश का साइन है, ए डैश बोलते हैं, या फिर ए के पावर में स्मॉल सी लिखते हैं। तो इन दोनों तरीकों से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है। और ए डैश जो होता है वो u माइनस ए के बराबर होता है, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर देना। जैसे यूनिवर्सल सेट क्या था, पूरा क्लास पूरा स्कूल, और उसमें से a यानी कि क्लास 11 को हमने हटा दिया, जो भी बचा वो क्या है a डैश है। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बात करें तो a डैश इज इक्वल टू होता है x सच दैट x जो है वो u का तो एलिमेंट है लेकिन a का एलिमेंट नहीं है। जैसे एक क्लास 6 में पढ़ने वाला जो बच्चा है वो u का तो एलिमेंट है, यूनिवर्सल सेट का तो एलिमेंट है, लेकिन वो क्लास 11 का एलिमेंट नहीं है। इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट या फिर समुच्चय का पूरक। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वेन डायग्राम में ये जो भी कलर्ड एरिया है जिसको ब्लू कलर से रंगा गया है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, और जो ये ब्लैंक है इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि एक यूनिवर्सल सेट मान लिया U जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और सेट A है जो कि U का ही एक सबसेट है 1 3 5 7 9। तो A डैश क्या होगा, A डैश होगा कि U में से A को माइनस कर दें। तो U में से A को माइनस कर दें, 1 माइनस कर दिया, 3 माइनस कर दिया, 5 7 एंड 9, तो बचा क्या 2 4 6 8 एंड 10 हमने लिख दिया। ये क्या हो जाएगा A का पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। ये भी एक सेट है, ठीक है। अब अगर हम बात करें U माइनस A, अगर U माइनस A निकालना है तो U में से A को हमने निकाल दिया, तो बचा क्या 2 4 6 8 10। तो इससे आप देख सकते हैं कि A डैश जो है वो U माइनस A के
बराबर है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है। अगर हम बात करें एक रिमार्क की, जैसे यूनियन में एक रिमार्क दिया था, इंटरसेक्शन में दिया, प्रतिच्छेदन में, तो वैसे ही एक पूरक का भी रिमार्क ले लीजिए आप। इफ़ ए इज सबसेट ऑफ यू, अगर सेट ए जो है यू का सबसेट है, जैसा कि ऊपर के एग्जाम्पल के केस में हुआ है, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट ए डैश, तब इसका जो कॉम्प्लीमेंट है ए डैश, ये भी क्या होगा, सबसेट ऑफ यू होगा। देखिए इसको इंक अगर मैं हटा देता हूँ, देखिए कह रहा कि ए क्या है, सबसेट ऑफ यू है, ए इज सबसेट ऑफ यू। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश भी क्या होगा, सबसेट ऑफ यू होगा। ए डैश सबसेट ऑफ यू है, ए के सभी एलिमेंट्स यू में मौजूद हैं, तो इसका मतलब कि ये भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ये भी सबसेट है यू का। इफ़ ए इज सबसेट ऑफ यू, देन ए डैश क्या है, वो भी सबसेट होगा यू का। ठीक है, बहुत सिंपल सा ये रिमार्क है, ये तो याद ही रहेगा। अब हम बात करते हैं ए डैश, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का अगर फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालें, एक और पूरक निकालें, जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है कि ए डैश का भी एक कॉम्प्लीमेंट डैश निकालते हैं, तो वो क्या होगा, 13579 होगा। वो किसके बराबर है, ये ए के बराबर है। देखिए इसको हम फिर से इस तरह से समझते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो ए डैश है वो क्या है, 2 4 6 8 10। अब ए डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए डैश है इसको छोड़ करके बाकी यू में जितने भी एलिमेंट हैं तो वो कौन कौन से हैं, तो यू में से ए डैश हम हटा देते हैं, 2 4 6 8 10 को हमने हटा दिया, तो क्या बचा, 1 3 5 7 9। अब आप देख सकते हैं ए क्या था, ए भी तो वही था 1 3 5 7 9, तो इसका मतलब कि ये जो सेट है इसको हम ए लिख सकते हैं, यानी कि ए डैश का भी कॉम्प्लीमेंट अगर निकालें तो वो ए के बराबर होता है। ठीक है, सिंपल है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। जैसे यूनियन की प्रॉपर्टी पढ़ा, संघ का, प्रतिच्छेदन का हमने प्रॉपर्टी पढ़ा, वैसे ही अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए की प्रॉपर्टीज। बहुत सिंपल सा है। पहला प्रॉपर्टी है, ये क्या कह रहा है कि ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू। आप जानते हैं ए क्या है, ए है, पिछले एग्जाम्पल में ए हमने लिया था 1 3 5 7 एंड 9। यू क्या लिया था, यू था 1 2 3 4 10 तक, यही तो यू था, यूनिवर्सल सेट, तो इसको हमने लिख लिया। अब कह रहा कि ए डैश क्या होगा, तो ए डैश होगा कि यू में से ए को हम माइनस कर देते हैं, तो वो हो जाएगा 2 4 6 8 एंड 10। तो अब कह रहा है कि ए और ए डैश का यूनियन यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। आप निकाल के चेक कर लीजिए, ए और ए डैश का जो यूनियन है, यूनियन मतलब कि सभी एलिमेंट्स को एक साथ लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या होगा, ये यूनियन निकल गया। अब यही तो यू था, यूनिवर्सल सेट, तो ए यूनियन ए डैश बराबर यूनिवर्सल सेट, इसको याद रखना है। ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अब आप देख सकते हैं कि जो सेट ए है और ए डैश, यानी कि कॉम्प्लीमेंट या ए का पूरक, इन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो मतलब कि ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए और ए डैश का प्रतिच्छेदन एक खाली सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, जिसे हम फाई से भी लिखते हैं, ये आपको याद रहेगा। उसी तरीके से फाई डैश इज इक्वल टू यू एंड यू डैश इज इक्वल टू फाई, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू क्या होगा, फाई डैश, एम्प्टी सेट का पूरक। एम्प्टी सेट का पूरक का मतलब क्या हुआ, एम्प्टी सेट और उसका पूरक मतलब जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी, तो एम्प्टी सेट का पूरक क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। उसी तरीके से यूनिवर्सल सेट का पूरक क्या होगा, एम्प्टी सेट।
यूनिवर्सल सेट का पूरक का मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट बचे, तो उसको सभी एलिमेंट्स को छोड़ देंगे तो एम्प्टी सेट ही तो बचेगा। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी का अगर हम पूरक निकालें, कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पे आपको याद ऐसे रखना है कि जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में बदल जाता है और जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में बदल जाता है, ये आपको याद रखना है। हमने कहा एक ए सेट है, हमने ले लिया 1 3 5 7 9। दूसरा सेट हमने बी ले लिया 2 4 6 8 9। ये दो सेट हमने ले लिया। कह रहा ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी हो जाएगा, इन सबको एक साथ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब कह रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट मैंने लिखना भूल गया था। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 से लेकर के 10 तक। हमने इसको यूनिवर्सल सेट माना था। तो ए यूनियन बी का पूरक क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी हम माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, ये 10 होगा। ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 10। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 एंड 10। अब कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है, तो आप देख सकते हैं 10 कॉमन है, तो हमने इसको लिख दिया 10। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर 10। ये दोनों बराबर है, डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव हो गया। इसी तरीके से दूसरा भी आप प्रूव कर सकते हैं, खुद से एग्जाम्पल लेकर के प्रूव कर सकते हैं इसको। तो आपको इसमें याद क्या करना है डी मॉर्गन्स लॉ में, कि हमेशा अगर ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो साइन बदल जाएगा, अब ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ए और बी के प्रतिच्छेदन का पूरक पूछ रहा है तो वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा ए का पूरक और बी के पूरक के बीच का संघ, यूनियन। ठीक है, यही है डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यानी कि पूरक। अब लास्ट है जो इसका ऑपरेशन में हम पढ़ना है, वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम हिंदी में कहते हैं समुच्चय का कार्तीय गुणन। देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में सिंपल सा हम इसको डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जब मैं रिलेशन बता रहा हूँगा। अगला वीडियो रिलेशन के ऊपर बेस्ड होने वाला है, तो उसमें मैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बात करूँगा। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में इसका बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक टर्म होता है ऑर्डर्ड पेयर, इसको पहले आप समझ लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर। इसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में मैं डिटेल में बात करूँगा। ऑर्डर्ड पेयर को हम लिखते हैं एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दो सेट के एलिमेंट्स को। मान लीजिए एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, तो इसको ऑर्डर्ड पेयर को इस तरीके से लिखा जाता है, जिसमें जो स्मॉल ए है वो इस ए को एलिमेंट है और जो बी है वो बी का एलिमेंट है। मतलब कि ए जो है एलिमेंट ऑफ ए है, स्मॉल ए जो है वो ए का एलिमेंट है और स्मॉल बी जो है वो बी का एलिमेंट है। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, मान लिया कि ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए और बी दो सेट हैं जो कि एम्प्टी नहीं है, मतलब कि उसमें एलिमेंट्स हैं। अगर ए, अब यहाँ पर भी एक और पॉइंट याद कर लीजिए कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, मतलब कि वो
कम्यूटेटिव नियम का पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ए क्रॉस बी का। इसको हम लिखते हैं ए और बी, इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। ए पहले है ना, ए क्रॉस बी हम निकाल रहे हैं, तो ए का जो एलिमेंट है वो आगे लिखा जाएगा और बी का जो एलिमेंट है वो सेकेंड लिखा जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं ए क्रॉस बी, जिसमें ए एलिमेंट ऑफ ए है और बी जो है वो कैपिटल बी का एलिमेंट है। अगर हमें निकालना है बी क्रॉस ए, तो हम इसको लिखते हैं बी और ए के रूप में। इसमें ए जो है वो एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए है और बी जो है कैपिटल ऑफ एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे ये छूट गया था, ये एक सेट है ए क्रॉस बी। तो सेट हमेशा आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सेट हमेशा ब्रेसेस के अंदर होता है। देखिए, दो सेट मान लिया, एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 एंड 2, दूसरा सेट बी है जिसका एलिमेंट है ए बी एंड सी। तो अगर ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो ए और बी से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर, जो मैंने बताया ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, उनको हम एक सेट के रूप में लिखते हैं, उसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे हमने क्या कहा, ए है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 है और 2 है। उसी तरीके से दूसरा सेट है बी, जिसमें कौन से एलिमेंट हैं, ए बी एंड सी। टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, तो आप देख सकते हैं 1 ए के साथ एक पेयर बनाएगा, 1 बी के साथ एक पेयर बनाएगा और 1 सी के साथ एक पेयर बनाएगा। यहाँ पे देखिए 1 ए के साथ एक पेयर बनाया, बी के साथ बनाया, सी के साथ बनाया। फिर 2 ए के साथ पेयर बनाएगा, बी के साथ बनाएगा और सी के साथ बनाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 6 पेयर बनेंगे। इन सभी पेयर्स को एक जगह हमने सेट के रूप में लिख दिया। यही क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो सेट का। अब अगर बी क्रॉस ए की बात करेंगे तो यहाँ पे बदल जाएगा, बी आगे हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा बी, ए बी सी इसके एलिमेंट्स, और एक दूसरा सेट है ए, इसके एलिमेंट्स 1 एंड 2। अब आप देखिए ए जो है 1 के साथ और 2 के साथ पेयर बनाएगा। पेयर क्या होता है, जोड़ी, हिंदी में जोड़ी ही कहते हैं। तो ए 1 के साथ एक जोड़ी बना और ए 2 के साथ एक जोड़ी बना। वैसे ही बी 1 के साथ एक जोड़ी बना और 2 के साथ एक जोड़ी बना। फिर सी 1 के साथ बना और 2 के साथ बना। ए 1 के साथ 2 के साथ, बी 1 के साथ 2 के साथ और सी 1 और 2 के साथ। तो टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे और इनको हमने ब्रेस के अंदर रख दिया, तो ये क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में मैं जब रिलेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें मुझे पढ़ाना ही है। अभी सिर्फ बेसिक आप समझ लीजिए कि करते कैसे हैं। अब चलते हैं, लास्ट पॉइंट है पॉइंट्स टू रिमेंबर। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए, किसी भी सेट के आगे अगर n लिखा है तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। जैसे अगर ये लिखा है n a, तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट a। हिंदी में कहें तो सेट a में कितने एलिमेंट्स हैं उसकी बात करेंगे। हमने मान लिया एक सेट a है जिसमें मान लीजिए कि 2 4 6 8 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4। अगर दूसरा सेट B है जिसमें हमने लिखा 1 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B कितने हैं, वो हैं 2 के बराबर। ठीक है, तो n का मतलब समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है कि देखिए, हम कह रहे हैं कि n A यूनियन B, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A और B का संग A यूनियन B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ये होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है इसको याद रखना है। जैसे कि अगर हमने कहा कि एक सेट A है जिसमें 2 4 6 3 एलिमेंट है,
दूसरा सेट बी है, उसमें मान लीजिए 1 3 5 7 4 एलिमेंट है। ठीक है, हम क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कुल कितने एलिमेंट्स होंगे। अगर ये निकालना हो तो सीधे फॉर्मूले में हम रख देंगे 3 + 4 और माइनस इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट है, नहीं है तो 0, ये हो जाएगा 7। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसी का एक्सटेंशन है। क्या कह रहा है कि लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट, ए और बी दो सेट हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी एक एम्प्टी सेट है, मतलब कि ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस, ये क्या है, एम्प्टी है मतलब कि 0, तो ये 0 हट जाएगा, एन ए प्लस एन बी। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब अगर 3 सेट दिए हुए हैं तो उसका भी फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा। ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कि तीनों में जो कॉमन होगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले सिंपल हैं। एक क्वेश्चन इसके ऊपर डायरेक्ट कर लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स और वाई दो सेट हैं, एक्स यूनियन वाई 50 दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला यही तो होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना दिया हुआ है, 50, ये हमने रख दिया 50। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, 28, ये हमने रखा 28। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वाई कितना दिया है, 32। पूछ रहा है एक्स और वाई में टोटल कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं, एक्स और वाई में टोटल कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 50, ये हो जाएगा 10, मतलब कि x और y में टोटल 10 कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी पूरा जो सेट है, रिलेशन एंड फंक्शन है, सबके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इन सब फॉर्मूले के यूज़ आएंगे उसमें। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो में, जिसमें मैंने लगभग सेट पूरा कंप्लीट कर दिया है। ये 4th पार्ट था, 4 पार्ट में मैंने वीडियो बनाया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो बेसिक डेफिनेशन था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट थे, उसके बारे में बात किया था। इस वीडियो में मैंने जो सेट की बाकी चीज़ें हैं उसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रिलेशन एंड फंक्शन को डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू।